Hello everyone. The topic of today's discussion will be the efficiency of the well and interference among the well in the subject of irrigation and water resource engineering. मेरा नाम है शिवम पांडे और मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था अबाउट द वेल लॉसेस एंड टुडे विल बी कंटिन्यूइंग विद दैट टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल. और हमने लास्ट क्लास में जो देखा था उसमें आप ये समझिएगा कि देयर वर टू टाइप्स ऑफ लॉसेस, दैट इज द एक्यूफर लॉस, यानी कि जो पानी का लॉस हो रहा है ड्यू टू द पंपिंग इफेक्ट. ओके, सो द वाटर इज बीइंग डिस्चार्ज एंड जो स्टैटिक वाटर टेबल यहाँ पे हुआ करता था वो वाटर टेबल अब यहाँ पे पहुँच चुका है. एंड दिस लॉस इज व्हाट, इट इज़ द ड्रॉ डाउन, दैट इज H, that is S. And there is another loss, that is the well loss, that is occurring due to the turbulence that has been caused in this zone because of the movement of the water. जैसे जैसे पानी यहाँ विड्रॉ किया जाएगा वैसे वैसे इस स्पेस को फिल करने के लिए और भी पानी यहाँ पे आएगा. ओके, एंड द टर्बुलेंस जोन इज नियर बाय दिस region, nearby this well here. So, this zone will be under the constant turbulence effect and the losses will be in terms of this q की power में n, wherein q की power में 2 square is the WL is what, directly proportional to q square. So, aquifer loss की अगर हम बात करें तो that is what, the loss of water. तो यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बोला कि जो aquifer loss है that is what, in terms of drawdown. Drawdown is what, S. S is equal to what, capital H minus small h. और ये क्या है वैल्यू है, this is nothing but this term here, that is this is the total one and this is the this is the water table. Okay, this is the H. तो ये आपका क्या हो जाएगा, this is the drawdown, this is S. That is the value here, ठीक, capital H minus small h. This comes out to be what, q upon 2 pi kb into ln by r. ये हमने पहले भी देख रखा है when we talked about the discharge. तो ये वही डिस्चार्ज का फॉर्मूला है, हमने किसके टर्म में लिखा है, ड्रॉ डाउन के टर्म में लिखा है. सो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, दिस इज द पोर्शन विच इज़ अ कांस्टेंट, क्योंकि r की वैल्यू कांस्टेंट, दिस रेडियस ऑफ द वेल इज कांस्टेंट, जो परमिबिलिटी है मीडियम की वो भी कांस्टेंट है, और इफ द थिकनेस ऑफ द एक्यूफर इज टेकन इनटू अकाउंट दैट इज ऑल्सो अ कांस्टेंट. तो हम ये लिख सकते हैं कि दिस aquifer loss, that is the drawdown, is equal to what, C1 into Q. यानी कि हम इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि द ड्रॉडाउन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्चार्ज. तो दैट इज़ वन थिंग है, हमने इसका डिस्कशन यहाँ पे कर लिया. और जो ड्रॉडाउन एक और होगा दैट विल बी ड्यू टू द वेल लॉस, दैट इज़ व्हाट, C2 इंटू क्यू की पावर में n. तो C1 की वैल्यू क्या है हो गई, ln r बाई आर अपॉन 2 पाई kb, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज़ दिस C1. C1 and C2 are determined from pump test data of the drawdown at various discharges. तो अलग अलग आप डिस्चार्ज लेंगे and Q की वैल्यू will be varied and according to that we will be preparing the data and we will get the value of C1 and C2. Next we talk about the specific capacity, जिसका डिस्कशन हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में भी किया था कि स्पेसिफिक कैपेसिटी का मतलब क्या होता है. इट इज़ द यील्ड ऑफ द वेल पर यूनिट ड्रॉडाउन. इट इज़ मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ द वेल. यदि ड्रॉडाउन हो रहा है तो हमारे पास क्या उतना ही पानी भी आ रहा है दैट वी आर एक्सट्रैक्टिंग, इफ़ यू आर गेटिंग इट इन द सेम अमाउंट तब तो वो वेल इफेक्टिव है, अदरवाइज इट इज़ नॉट. ओके, इसी टॉपिक के बाद वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ द वेल ऑल्सो. तो स्पेसिफिक कैपेसिटी इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द वेल अपॉन द ड्रॉडाउन इन द वेल. सो इन टर्म्स ऑफ दिस यू कैन सी हियर दैट स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या है, इतने मीटर क्यूब पर सेकेंड का डिस्चार्ज पर मीटर ऑफ ड्रॉडाउन, पर मीटर ऑफ ड्रॉडाउन. So that will be the unit for this specific capacity and this will be showing you the effectiveness of the well, or I would say the if it is very much discharging the water in proper amount or not. So if I simplify it and I say that there is this denominator which is S, और S क्या है, एक तरीके से लॉस है वेल में. अब लॉस कितने प्रकार के हो सकते हैं, लॉस दो प्रकार के हो सकते हैं. फर्स्ट इज द एक्यूफर लॉस एंड सेकेंड इज द वेल लॉस. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, Q अपॉन C1Q प्लस C2 इंटू क्यू की पावर में n, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू क्यू की पावर में n माइनस 1. दैट वी हैव simplified it here and we have written it. Above relation shows that the specific capacity of the well is not a constant value but decreases as the discharge increases.
ये आपको कैसे पता चलेगा ये वाला टर्म, इट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट बट इट डिक्रीजेज एज द डिस्चार्ज इंक्रीजेज, बिकॉज यू नो हेयर दैट द स्पेसिफिक कैपेसिटी, दिस इज द स्पेसिफिक कैपेसिटी, और आप इस रिलेशन को देखिए, दिस इज व्हाट, इट इज़ एन इनवर्स रिलेशन। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो डायरेक्ट रिलेशन में है, बट व्हेन यू सिंप्लीफाई इट यू विल बी गेटिंग द एक्चुअल वैल्यू हियर। तो दिस स्पेसिफिक कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द discharge. One more term here, that the magnitude of the well loss has an important bearing on pump efficiency. Also, abnormally high value of the well loss indicates the clogging or incrustation of the well screen. तो अगर ये होता है then you have to go for the replacement of the screens, replacement of the strainer portion only. पूरे पाइप की हमें चेंज नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेनर की। ओके, एंड यू हैव टू गो फॉर अनदर वेल डेवलपमेंट प्रोसीजर। सो यहाँ पे यू कैन सी द सॉलिड पार्टिकल्स और द सॉइल पार्टिकल्स विच आर देयर ऑफ द मीडियम, दे विल बी गेटिंग क्लॉग्ड अप, जो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि बिकॉज ऑफ दिस यू कैन सी दे विल बी वेल लॉसेज। तो यहाँ पे हमारा ये वेल लॉसेज का टॉपिक खत्म होता है, एंड नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ द वेल। सो इफ आई टॉक अबाउट द वेल, तो वेल का पर्पज़ क्या है? वेल का पर्पज़ है कि वी हैव टू विड्रॉ द वाटर। नाउ इफ देयर इज अ विड्रॉल ऑफ वाटर, लेट्स से Q, एंड उसमें देयर आर सम लॉसेज, बट द लॉसेज आर नॉट हाई इनफ, देन वी कैन से दैट द वेल इज फंक्शनिंग इफेक्टिवली। दूसरे टर्म में यदि मैं बोलूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्पेसिफिक यील्ड ऑफ दैट वेल और स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ दैट वेल इज वेरी मच good in quantity. First point, see here that the well efficiency shows the effectiveness of the well during the pumping. Second point is that it depends upon the well losses, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया. Okay, if the well losses are high, that means we will be saying that efficiency of the well is decreased. कोई भी मशीन भी अगर होती है और उसमें लेट से अगर एनर्जी ज़्यादा लगने लग जाए एज कम्पेयर टू अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट हैज़ टू बी कंज्यूम्ड for its efficient functioning, then we can say that the machine is not efficiently working. If a well is efficient, then there is no loss in the well. ये यहाँ पे कहा गया है एक स्टेटमेंट पे, बट ऐसा कभी नहीं होता है कि there is no loss in the well. There will be always some losses which will be occurring. Now see here, for obtaining the drawdown at which we get maximum efficiency. Okay, अब हमें उस तरीके से डिस्चार्ज को प्लॉट करना पड़ेगा. We have to get the discharge जहाँ पे हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले. ओके, सो व्हाट वी डू दैट व्हेन यू हैव प्लॉट दिस कर्व हियर, डिस्चार्ज वर्सेस द ड्रॉडाउन कर्व. सो व्हाट वी डू व्हेन वी गेट द लाइक यील्ड, जब हमने 20% यील्ड देखा तो वहाँ पे ड्रॉडाउन इज लेट्स से 15 हियर. ओके, हमने जब यहाँ पे लेट्स से 70% यील्ड किया, देन द ड्रॉडाउन ऑब्जर्व्ड वाज लेट्स से 40. उसके बाद क्या होता है, यहाँ तक तो चलिए ठीक है इतने रीजन तक. उसके बाद क्या होता है, अगर हम 70 या 80% डिस्चार्ज चाहते हैं तो 80% डिस्चार्ज के लिए भी तब भी काम कर जाएगा. ओके, दिस इज़ व्हाट ड्रॉडाउन इज़ व्हाट लेट्स से 45 हियर. बट अगर हम 100% डिस्चार्ज चाहते हैं, यू कैन सी हियर दैट द ड्रॉडाउन बहुत ज़्यादा हो जा रहा है. तो जब ड्रॉडाउन ज़्यादा हो जा रहा है यानी कि जो एक्यूफर लॉसेज हैं दैट हैव इंक्रीज्ड इन वेरी मच अमाउंट. ओके, तो 70 से 30% यील्ड बढ़ेगी. ओके, जो पहले आपको 70 मीटर क्यूब मिल रहा था पानी, अब जो है 100 मीटर क्यूब पर सेकंड मिल रहा होगा पानी. बट द थिंग इज ड्रॉडाउन पे कितना इफेक्ट आ रहा है वो आप देखिए. जो पानी आपको पहले 40 मीटर की हाइट पे नीचे लेके जा रहा था, वो आपको 100 मीटर की हाइट पे लेके नीचे चला जाएगा. सो दैट विल बी अ वेरी मच बिगर प्रॉब्लम व्हेन वी सी फ्रॉम द एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव. सो दैट इज वन पॉइंट. सो यू कैन सी वॉट एवर आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड, वहीं यहाँ पे मैंशनड है. दैट इज दिस कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन अप टू अ सर्टेन ड्रॉडाउन, दैट इज दिस वन. एक सर्टेन ड्रॉडाउन तक तो ठीक है, वो प्रॉपरली फंक्शन करेगा. वेयर इन बियॉन्ड विच द ड्रॉडाउन विल इंक्रीज डिसप्रपोर्शनेटली टू द यील्ड. ओके, विच यू कैन सी इन दिस पोर्शन हेयर. द लिमिट अप टू विच, यानी कि यहाँ तक जो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि 70 तक. ओके, द लिमिट अप टू विच इट शोज अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज एफिशिएंट लिमिट ऑफ ड्रॉडाउन. तो ऐसे पोर्शन तक आप ड्रॉडाउन करेंगे, ऐसे पोर्शन तक आप विड्रॉल करेंगे वाटर का जहाँ पे इट इज़ ईजियर एंड इट हैज़ नो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑल्सो. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इंटरफेरेंस अमंग द वेल्स. व्हेन द टू वेल्स आर सिचुएटेड नियर टू ईच अदर, तब ये कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा. और आप खुद भी समझ सकते हैं कि अगर मैं कहूँ कि दिस इज़
well number 1 here and this is the impermeable bottom here और ये well number 2 है। तो हमेशा अगर ये एक दूसरे की विसिनिटी में पाए जाते हैं, आसपास के रीजन में पाए जाते हैं, देन देयर विल बी सम इफेक्ट विच विल दे बोथ बी इम्पोजिंग सुपर इम्पोजिंग ऑन ईच अदर। क्यों ऐसा होगा? ये तभी ऐसा होगा जब इनके रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस आर कोइंसाइडिंग, इनके रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस आपस में मिल रहे होंगे। तो लेट्स से दिस इज द स्टैटिक वाटर टेबल, देन इफ यू विड्रॉ द वाटर फ्रॉम हेयर, तो जो सराउंडिंग एरिया है दैट विल ऑल्सो गेट अफेक्टेड। तो यहाँ पे भी क्या होगा, कुछ ना कुछ, अगर हम इसको कुछ वाटर नहीं निकाल रहे हैं इन दिस जोन, then there is not a problem. But in case we are withdrawing the water from this zone, then what will happen? Then this discharge will be getting affected, okay, in this zone also. Why? Because of this Q1. तो Q1 का effect Q2 पे आएगा and vice versa also. So now we will be seeing in the diagram itself कि कैसे इसका फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे आप देखिए पहले कि इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है in different terminologies. When two wells which are situated near to each other are discharging, that is Q1 and Q2 जो मैंने आपको डायग्राम में बताया, then their drawdown curves intersects and they are said to interfere. That is one point. Second is this कि discharge in the individual wells decrease due to the interference. वो भी मैंने आपको बताया कि discharge दोनों में कम हो जाएगा। Identical wells जो यहाँ पे आपको वर्ड देखने को मिलेगा, okay, it is what wells of same diameter, same drawdown and same discharge over a same period of time, okay. So that is there. तो अभी हम पहले बात करेंगे कन्फाइंड एक्यूफर्स की, ओके, एंड देन विल मूव ऑन टू द अनकन्फाइंड एक्यूफर। तो कन्फाइंड एक्यूफर में यदि हम बात करें तो एक टर्म आता है इसमें क्या, बी, ओके, दैट इज व्हाट दिस थिंग हियर। यहाँ पे ये चीज़ स्मॉल बी है बेसिकली, बिकॉज हमने नोटेशन कुछ और एक डिफरेंट यूज़ किया है। दिस कन्फाइंड एक्यूफर थिकनेस इज व्हाट स्मॉल बी, और जो दो वेल्स हैं जिनके बीच में हमें इंटरफेरेंस चेक करना है, दैट इज़ व्हाट, उनके जो बीच की डिस्टेंस है, दैट इज़ व्हाट कैपिटल बी है। तो यहाँ पे हम दो वेल्स का इंटरफेरेंस चेक करेंगे, दैट इज़ Q1 एंड Q2 वाले डिस्चार्ज। दिस इज द ग्राउंड लेवल। व्हाट हैपन्स इफ यू टॉक अबाउट द इंडिविजुअल कोन ऑफ डिप्रेशन। यदि हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ वेल नंबर 1 की, जहाँ पर डिस्चार्ज ये हो रहा है, सो व्हाट विल हैपन इफ यू डिस्चार्ज द वाटर, दैट इज Q1 डिस्चार्ज इज बीइंग टेकन प्लेस, दिस Q1 इज टेकन आउट, देन व्हाट विल हैपन, जो स्टैटिक वाटर टेबल यहाँ पे था वो अब क्या हो जाएगा, दैट विल बी रिड्यूसिंग, और ये कुछ इस तरीके से बनेगा, विच आर शोन यू इन द डायग्राम हियर। अब यदि मैं कहूँ कि सेकेंड वाला डिस्चार्ज कर रहा है और इसको आप इंडिविजुअली लेके चलिए, इंडिविजुअली यदि हम लेके चलते हैं तो यदि इसका स्टैटिक वाटर टेबल यहाँ पे था तो वो भी कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ द ड्रॉ डाउन। तो यहाँ पे ये ड्रॉ डाउन देखने को मिलेगा हमें S2। तो यहाँ पे जो ड्रॉ डाउन कर्व है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, लाइक दिस। सो यू कैन सी हेयर कि ये वाला ड्रॉ डाउन कर्व किसको अफेक्ट कर रहा है, इस वेल नंबर 1 को अफेक्ट कर रहा है। इसी तरीके से जो वेल नंबर 1 का जो ड्रॉ डाउन कर्व था वो किसको अफेक्ट कर रहा था, वो वेल नंबर 2 को अफेक्ट कर रहा था। सो यू कैन सी हियर दैट दीज टू कर्व्स आर बेसिकली इंटरसेक्टिंग एंड दे आर अफेक्टिंग बोथ द पार्टीज, बोथ द वेल्स। तो यहाँ पे जो ड्रॉडाउन कर्व, इक्विवेलेंट ड्रॉडाउन कर्व मिलता है Q1 और Q2 से, दैट इज व्हाट समथिंग लाइक दिस, ओके। इंडिविजुअल कर्व तो आपको ये यहाँ पे ब्लैक पोर्शन में नंबर 1 वेल का है और जो ब्लू पोर्शन है दैट इज फॉर Q2 के लिए, अगर हम इंडिविजुअल लेके चलते हैं तो। बट इन केस ऑफ व्हाट द कंबाइंड एंड वी टॉक अबाउट द इंटरफेरेंस, तो उस केस में क्या होगा, दिस विल बी कंबाइंड इनटू टुगेदर। सो दिस इज द कंपोजिट ड्रॉडाउन कर्व विच यू कैन सी by this red line here, and this is the H water here, height out of the water. Also you have to see that जो ये बीच वाला पोर्शन है यहाँ पे क्या है, it is a raised portion, it is a raised portion। यहाँ पे water table is at a height, okay, it is not at the like decreasing level, इस तरीके से नहीं है यहाँ पे, it is at a height here। So with the help of two discharges you can see that the drawdown curve is something like this। So for confined aquifers, for two artesian identical wells at a distance b apart, Q1 is equal to what, Q2, and it comes out to be what, 2 pi kb into capital H minus small h upon ln capital R square upon R times b। यहाँ पे R is the radius of the well and b is the not the confined aquifer thickness, it is what
दे आर डिस्टेंस b अपार्ट, जो दोनों वेल्स हैं उनके बीच की जो दूरी है दैट इज व्हाट डिस्टेंस b, और दिस इज व्हाट स्मॉल b इज द एक्यूफर थिकनेस, कन्फाइंड एक्यूफर की थिकनेस है ये. Second, if you talk about, if you say that there are 3 artesian identical wells, अगर आप इन 3 wells का आप टॉप व्यू देखें तो ये कुछ इस तरीके से हैं. That is in form of what? Equilateral triangle. This is in the form of equilateral triangle. तो उस केस में जो डिस्चार्ज होगा तीनों से Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3, बिकॉज इज आर आइडेंटिकल वेल्स. आइडेंटिकल वेल्स क्या होते हैं, मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड में बताया कि सेम डायमीटर है, सेम ड्रॉ डाउन है, दैट इज द आइडेंटिकल वेल. सो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3, दैट इज 2 पाई KB इंटू H माइनस H अपॉन ln r क्यूब अपॉन स्मॉल r इंटू b स्क्वायर, जहाँ पे b इज द डिस्टेंस बिटवीन द वेल्स एंड दिस r इज वॉट, दिस इज द रेडियस ऑफ द वेल एंड दिस कैपिटल R इज वॉट यू ऑलरेडी नो, दैट इज द रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस. Next we talk about the unconfined aquifers. Unconfined aquifers में for 2 artesian identical wells which are at a distance of b apart, तो यहाँ पे unconfined aquifer है, यानी कि जो हमारा small b वाला टर्म आ रहा था that will not be coming into picture here. तो यहाँ पे क्या हो गया, it is pi into k into h square minus small h square upon ln capital R square upon small r into b. So this is the discharge from these 2 well here. Similarly यदि हम बात करें यहाँ पे second term की, so it is what, if we talk about wells being placed in equilateral direction, तो उस केस में क्या होगा, Q1 is equal to Q2 is equal to Q3, that is equal to pi k into h square minus small h square upon ln r cube upon r into b square. तो ये रही बात confined और unconfined aquifer में interference की. Now let us take a look upon numerical and understand how this interference phenomena works here. So 2 tube wells each of 200 mm diameter penetrates fully in a confined aquifer and are spaced at 150 meter apart. जो दोनों के बीच की दूरी है that is 150 meter apart. Find the ratio of discharge from the one well to the discharge from both wells under the same drawdown. तो एक वेल से निकालिए और दोनों वेल से निकालिए और दोनों का रेशियो निकालना है हमें. Second point that is given to you is that the radius of influence is 200 meter. तो यदि हम बात करें तो हमारे पास रेडियस ऑफ वेल दे रखा है that is 100 mm, क्योंकि हमारे पास डायमीटर दे रखा है 200 mm. The distance between the well is 150 meter. Radius of influence is what, 200 meters, and also it is given कि ये confined aquifer है. So अभी हम क्या करते हैं, एक वेल से डिस्चार्ज निकालते हैं and it is given by the formula Q1 is equal to 2 pi KB into H minus H upon ln R by RW. अच्छा, ये जो portion है this Q1 term here, it is what you have already understood in the confined aquifer when we were discussing about the steady flow through the aquifers. If there are 2 tube wells at a distance b apart, then in that case the discharge which will be coming will be equal. मैंने आपसे क्या कहा था कि ये दोनों identical wells हैं, तो this Q will be equal to what, 2 pi KB into capital H minus small h upon ln R square by RW into B, जहाँ पे this is the radius of the well and this B is the distance between the 2 wells. तो ये दोनों क्या होंगे, these are equal terms. अगर मैं इसको ऐड कर दूँ तो Q2 plus Q3 is what, Q4. मैं इसको ऐड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि Q1 का रेशियो निकालिए किसके साथ, Q4 के साथ. तो दैट इज व्हाट यू हैव टू फाइंड इट आउट. तो दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड इट आउट, Q1 एंड Q4. तो हमने Q1 और Q4 के रिलेशंस तो निकाल लिए. नाउ वी हैव टू सिंपली पुट इन द वैल्यूज हियर. ओके, एक रिलेशन आपके पास ये आया, एक रिलेशन आपके पास ये आया. यहाँ पे ये दिस इज व्हाट 2 टाइम्स दिस टर्म, और ये टर्म क्या है यहाँ पे, दिस इज व्हाट Q2 is equal to Q3. When you simplify it and by putting the values you get the ratio as Q1 by Q4 is equal to 0.52. तो एक वेल का जो डिस्चार्ज है Q1 and when we talk about the combined of both, this ratio comes out to be half. So that is one numerical wherein we understood that how the interference role takes place. Now we will be talking about another topic, that is the types of well here. So well is what? Well is basically a hole in the subsurface material to extract out the water for our purpose, for our own purposes, be it our human consumption or be it potable water, it can be used for any other purpose. It may or may not consist of open-ended pipe. Okay, so that is also one thing that can be a possibility. What are the different types?
डग वेल या ओपन वेल जिसे हम बोल देते हैं, सेकेंड इज द बोर वेल विच इज़ देयर, थर्ड इज द ट्यूब वेल एंड फोर्थ इज द कलेक्शन वेल एंड द इन्फिल्ट्रेशन गैलरी। तो हम सबसे पहला जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ द ओपन वेल, उसके बारे में पहले हम बात करते हैं। ओपन वेल जो आप विलेजेस में, विलेज कम्युनिटीज़ में देखते हैं और पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, दीज आर द ओपन वेल्स विच आर ऑलवेज कंस्ट्रक्टेड फॉर द कंजम्पशन पर्पजेज। पर आप ये भी जानते हैं कि दीज वेल्स आर हैविंग वेरी लो डिस्चार्जेस, और ये जो नेचुरल ग्राउंड वाटर लेवल होता है, जो ग्राउंड वाटर टेबल होता है, उसी से ये वाटर हमें एक्सट्रैक्ट करने को देते हैं। सो यू कैन सी हेयर द फर्स्ट पॉइंट, it is extensively used for drinking water supply in the rural communities and also for small farming operations. Second is it is best suited for shallow aquifers. मैंने आपसे क्या बोला था कि जो भी वाटर टेबल रहेगा उसी से ये पानी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज द ग्राउंड लेवल हेयर एंड दिस इज द स्टैटिक वाटर लेवल। तो इस वेल में क्या होगा, इफ़ यू सी इट फ्रॉम द टॉप, व्हाट यू विल बी सीइंग कि दिस इज द वाटर लेवल, आपको सिंपली वाटर लेवल ही दिखता है। एंड व्हेन द एक्सट्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस, ओके, ये स्मॉल पर्पज़ के लिए होता है, व्हेन द वाटर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हेयर देन सिंपली द वाटर लेवल विल fall, that's it. Okay, this is the simple well, open well that can be dug up and that is for small purposes. Okay, there are few points related to this open well. You can see here, first point is this, as the water is pumped out from an open well, the water level in the pump is lowered. तो जो water level पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा था वो धीरे धीरे यहाँ पे आएगा। ओके, देन अगेन द वाटर इज विथड्रॉन एंड द वाटर विल कम हेयर। तो इस तरीके से यहाँ पे वाटर लेवल कम होता जाएगा। दिस लोअरिंग ऑफ द वाटर टेबल रिलेटिव टू द प्रायर वाटर टेबल, जो कि ओरिजिनल वाटर टेबल ऊपर पे थी, इट इज कॉल्ड एज द डिप्रेशन हेड। थर्ड पॉइंट इज दैट एज द डिप्रेशन हेड इंक्रीजेज, फ्लो वेलोसिटी ऑल्सो इंक्रीजेज एंड द क्रिटिकल डिप्रेशन हेड इज रीच्ड। अब क्रिटिकल डिप्रेशन हेड एक यहाँ पे आपको नया टर्म देखने को मिल रहा है। ओके, जैसे जैसे डिप्रेशन हेड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फ्लो वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी, और एक क्रिटिकल डिप्रेशन हेड विल बी रीच्ड वेयर इन वेलोसिटी विल बी सो मच हाई दैट जब पानी तो अंदर जाएगा वेल के, साथ ही में वो क्या करेगा, वो सेडिमेंट्स को भी लेके जाएगा। ओके, सो इट विल कॉज द डिसलॉजिंग ऑफ द सॉइल पार्टिकल। डिस्चार्ज करस्पॉन्डिंग टू दिस क्रिटिकल हेड इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल ईल्ड और द मैक्सिमम ईल्ड। बट इस मैक्सिमम ईल्ड में दिक्कत क्या है कि when we pump out the water using like hand operated pitcher pump, उसमें भी आपने देखा है कई बार पानी में बालू आने लग जाता है। तो that is because of this problem, okay, because of the dislodging of the soil particles. So that is the critical yield or the maximum yield. So this is the point that we have discussed about the maximum yield. So we always apply a factor of safety of usually 2 to 3 on the critical head to find out the working head, okay, so that the dislodging of the particles should be avoided and the water is pure and free from the sediment particles. Discharge corresponding to this head is called as the safe yield, because we are getting the water which is free from sediments. When we talk about the types of the open well, there are basically two types of open well. First is the shallow open well and second is the deep open well. तो shallow open well और deep open well, इसका आप अंदाज़ा इसके नाम से मत लगाइएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो शैलो ओपन वेल है इट इज़ बेस्ड अपॉन दिस इम्परमेबल लेयर। जहाँ पे भी इसको इम्परमेबल लेयर मिलती है उसके हिसाब से हम बात करते हैं। ओके, इन केस एनी वेल इफ इट इन्फिल्ट्रेट्स लाइक दिस एंड इट गेट्स इनटू दिस इम्परमेबल लेयर, तब इस वेल का नाम होगा डीप वेल। अब ये कितनी ही नीचे हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, सेकेंड पॉइंट इज दिस, शैलो वेल क्या होगा, शैलो वेल if any well is not touching or penetrating this mota layer or the impervious layer, then in that case that will be called as a shallow open well. तो ये दो प्रकार के वेल होंगे। अब डीप वेल में क्या होता है, डीप वेल में the water is extracted from this zone here. Okay, this portion has been fractured up and the water will be extracted from this zone. अच्छा, डीप वेल में होता क्या है कि the water is extracted and a cavity formation takes place and the water will be moving something like this. तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली यहाँ पे जो सॉयल पार्टिकल्स हैं, the soil particles which are present here, that also will be moving along with the water. हमने यहाँ पे पंपिंग करी, so this water will be moving out
and along with it the soil particle or the sediments will also be move out. But धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या होगा, when the heavy drawdown is caused initially, तो यहाँ पे इस zone में there is a cavity formation. Cavity formation, that means there is a hollow area जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ water आके store हो जाता है. When the water comes in here, then only the water will be moving up and the sediments are left behind at the bottom. तो sediments फिर नहीं जाते हैं, and you can see here the clean water will be moving out after the initial stage of pumping. So now let us see a few points here about the shallow open well and the deep open well. That the shallow open well is what it rests on a pervious strata and it draws the water from the surrounding materials. If we talk about the second point, is that the deep open well, it rests on an impervious motta layer and it draws the water from the pervious formation below the motta layer. तो कहीं पे भी आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन सा ज़्यादा डेप्थ पे है, कोई भी ज़्यादा डेप्थ पे हो सकता है. Only thing is that it should encounter the impervious or the motta layer that is there. Okay. Another type of well is the bore well, and it is generally excavated in the unconsolidated or the semi-consolidated formation, and it is excavated with the help of augers, or it can be hand operated or mechanical augers, but basically we are using the mechanical augers for the deep digging of the bore well. So with this we come to an end of the today's topic of discussion, and we will talk about the yield of an open well in the next class. Thank you for today.